हमारी पहली क्लास हुई है एमपीपीएससी मेंस ज्योग्राफी में। यूनिट 1 में हम लोगों ने प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार और भारत की मिट्टियाँ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमने बहुत बड़े बड़े टॉपिक खत्म कर लिए थे। हिमालय बहुत दिन चला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने। हमने जो शुरू किया है अब वो है जलवायु और जलवायु घटनाएं। ये टॉपिक इस यूनिट का सबसे बड़ा टॉपिक है और मैं कहूँ तो भूगोल की जान है ये टॉपिक। इसमें समय बहुत लंबा लगेगा, चूंकि हम फाउंडेशन के हैं तो लंबा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक को शुरू करते समय मैंने आपसे कुछ विशेष बातें बोली थी, जैसे उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बच्चा ये पढ़ के आएगा कि जलवायु किसे कहते हैं, उनका बच्चा पढ़ के आएगा कि मौसम किसे कहा जाता है, ऋतुएं किसे कहते हैं, मौसम किसे कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे तीनों का अंतर बता दिया कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ऋतु क्या है। ये जब पूछेगा तो हम इस कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऋतु में मैंने बताया था कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इस प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन। और वह पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पर मैंने क्लास को शुरू किया कि जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखाने में तो 5 दिन भी नहीं लगेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे। हमें इस टॉपिक में ज़रूरत है बिल्कुल बेस पर जाकर चीज़ों को एक एक पॉइंट पे समझने की। मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि जलवायु और मौसम को अगर परिभाषा से बाहर जाकर देखना पड़े, कि भाई किसी को समझाना पड़े कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ऐसे तो समझ में आ रहा है कि दीर्घकालिक अवस्था, अल्पकालिक अवस्था, पर वो जेहन में उतरना बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए। तो वो जेहन में कैसे उतरेगा? हम जड़ पर जाते हैं। हमने कहा था कि पर्यावरण जो है, जिसका मतलब होता है परिधनावरण, परि का मतलब चारों ओर, मतलब टू सराउंडिंग, और घिरा, हम किससे घिरे हुए हैं? 2 प्रकार के आवरण से घिरे हुए होते हैं, एक भौतिक होता है, एक अभौतिक होता है। अभौतिक का मतलब हमारे विचार, हमारे संस्कार, और भौतिक का मतलब है कपड़े, वायु, गैस, दीवार, घर, पेड़ पौधे, जो हमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं लेकिन घिरे हुए हैं। उसमें भी हमने ठोस में अरावली, मालाबार का एग्जाम्पल दिया, द्रव में झील और नदी, गैस में हमने जल और वाष्प का बताया था कि जल वायु का मतलब है ऐसी वायु जिसमें वाष्प मौजूद हो, और जल को वाष्प बनाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, तो यही वाष्प हवा में मौजूद होती है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। मैंने समझाया था आपको। फिर हम आगे गए, फिर हमने पूरी कहानी यहाँ पर समझाना शुरू की थी कि जल ऊपर जाता है गर्म होके तो वाष्प बनता है, और जब यह वाष्प ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है दोस्तों के साथ तो वो एक मंडली बना लेता है। चूंकि वाष्प एक वायु है इसलिए यह वायुमंडल कहलाता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि इस वायुमंडल में केवल जलवाष्प नहीं होती, गैस भी होती है और धूलकण भी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो तुम लोग याद रख लो थोड़ा सा, वो आगे काम आएगा। आप सुनेंगे अभी मेरे से कि शुष्क वायु, और एक शब्द सुनेंगे आर्द्र वायु। आर्द्र वायु को इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्ट एयर मास, और इसको कहते हैं ड्राई एयर मास। जब मैं बोलूंगा शुष्क वायु तो इसका मतलब है गैस ज्यादा है, जलवाष्प कम है। और जब मैं बोलूंगा आर्द्र वायु तो इसका मतलब है जलवाष्प ज्यादा है, गैस कम है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा उल्टा होगा, ये ध्यान रखना। जो शुष्क वायु होती है ये भारी होती है, क्योंकि इसके गैस के मॉलिक्यूल भारी होते हैं। जो आर्द्र वायु होती है ये हल्की होती है। और दूसरा पॉइंट ज्योग्राफी में याद रखना कि जो हल्का होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कम होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उसमें कैसा होगा बेटा? कम होगा। और अगर
ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो हल्की वायु कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इसीलिए ये याद रखना कि जिस भी वायु में जलवाष्प में बढ़ा दूंगा तो तुम ध्यान रखना कि वो अपने आप जमीन छोड़कर ऊपर अंतरिक्ष की ओर भागना शुरू कर देगी। अगर कोई पूछता है कि जलवाष्प हमेशा ऊपर क्यों भागता है, तो बोल देना जलवाष्प एक्चुअली जिस वायु में बैठता है उसमें वो आर्द्र वायु कर देता है, और जलवाष्प का जो मॉलिक्यूल होता है वो गैस के मॉलिक्यूल से हल्का होता है। सर ये बात हमें थोड़ी कम पच रही है, इसको और गांव की भाषा में जोड़ सकते हो क्या? हाँ, इसको गांव की भाषा में जोड़ेंगे कैसे? मान लो मेरे पास एक पदार्थ है कपास और दूसरा पदार्थ है मेरे पास लोहा। अब इस कपास का सबसे छोटा कण मैंने निकाल दिया, ये रहा, और इस लोहे का सबसे छोटा कण मान लो ये रहा। तो जब कपास का सबसे छोटा मॉलिक्यूल निकालते ना, तो उदाहरण के तौर पर इसका जो वजन है, एग्जाम्पल के लिए, ऐसा है नहीं समझाने के लिए, मान लो 1 ग्राम है, तो इसका जो वजन होगा उदाहरण के तौर पर, ये हमें बढ़ाना पड़ेगा समझाने के लिए, ये है मान लो 2 ग्राम। अब हमने क्या, बर्तन लिया, एक बर्तन लिया, तो हमने क्या किया, उस बर्तन में कपास के 5 मॉलिक्यूल रख दिए, और एक कण का वजन हमने कितना एज्यूम कर लिया है, 1 ग्राम। तो इस हिसाब से इस गिलास में टोटल जो वजन होगा वो कितना होगा, 5 ग्राम। ठीक इसी कंडीशन में मैंने देखा, इसमें भी मैंने लोहे के 5 मॉलिक्यूल रख लिए, पर इसका वजन जो होगा वो 10 ग्राम होगा। निष्कर्ष क्या निकाला आपने? निष्कर्ष ये निकाला कि मैं कह सकता हूं कि कपास का मॉलिक्यूल हल्का होता है लोहे के मॉलिक्यूल से। संख्या भले ही बराबर हो, पर इसका जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा भारी है। अच्छा, ये भारी है तो भारी होने की वजह से जगह कम घेरेगा, तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। ये जगह ज़्यादा घेरेगा तो इसका घनत्व कम होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 kg कपास और 1 kg लोहा में कौन वजनदार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ही 1 kg हैं, दोनों ही बराबर होंगे, पर कपास ज़्यादा जगह घेरेगा, मतलब एक थैली में कपास नहीं भर पाओगे 1 किलो, और लोहा इतना सा आ जाएगा, कम जगह घेरेगा। ये फर्क है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिनके मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं ना, वो खुद ही भारी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर जलवाष्प का मॉलिक्यूल मैं ले लूं और गैस का मॉलिक्यूल ले लूं, तो गैस के मॉलिक्यूल में ज़्यादा वजन होगा। अब मान कर चलो कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर है आर्द्र वायु और यहां पर है शुष्क वायु। आर्द्र वायु के ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए, शुष्क वायु के भी मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए। अब तुम यहां खड़े हो नीचे, तुम्हारा बाबू यहां खड़ा है, तो मैं कहूंगा कि तुम आर्द्र वायु के वायुमंडल में खड़े हो, ये शुष्क वायु के वायुमंडल में खड़ा है। शुष्क कहाँ होगा, जहां जलवाष्प नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा बाबू राजस्थान में खड़ा हुआ है। आर्द्र कहाँ होगा, जहां जलवाष्प है। तो तुम मान लो कि तुम महाराष्ट्र के किनारे पे खड़े हो, समुद्र है बगल में, तो कुल मिला के तुम बाबू को महाराष्ट्र से फोन कर रहे हो, बाबू कैसे हो, तुम्हारा बाबू राजस्थान का है। अब इन दोनों में से मैं तुमसे पूछूं कि सोचो, अगर इसका जो वायुमंडल तल है वो बराबर है, यानी कि इसके और इसके बीच की ऊंचाई, इसके और इसके बीच की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं, दोनों समान तल पर हैं, तो किस पर वायुमंडल ज्यादा दाब डालेगा? वायुमंडल का दाब और कुछ नहीं होता, वायुमंडल के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब बोलोगे सर जो मॉलिक्यूल्स हवा का है वो हम पे कितना दबाव डालेगा?
तुम्हारी सोच बिल्कुल वैसी है कि जब मंदिर में जाते हैं ना, हमको प्रसाद में परमल रख देते हैं। परमल का मतलब गांव की भाषा में लाई कहते हैं। चावल को भूंज के लाई बनती है, कितनी हल्की होती है। अगर मैं एक लाई तुम्हारे सर पे रख दूं परमल, तो तुम्हें कोई वजन फील होगा क्या? नहीं। ऐसे ही अगर वायुमंडल के किसी गैस का एक कण तुम्हारे सर पे रख दूं, तुम्हें फील भी नहीं होगा। सोचो कि अगर मैं लाई 1 किलो भर के तुम्हारे सर पे रख दूं तो वजन लगेगा ना। सोचो एक बोरा यानी 100 क्विंटल का मैं बड़ा सा एक बोरा बनाकर तुम्हारे सर पे लाई रख दूं तो तुम्हें 100 किलो का वजन लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठा एक बहुत बड़ा बंच बनाते हैं, उनका प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। तो जो तुमको गैस और जलवाष्प तुमको दिख नहीं रही है, एक्चुअली उसके मॉलिक्यूल हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। अगर वो प्रेशर हमसे हट जाए तो हमारा शरीर का जो ब्लड है वो हमारे सभी छिद्रों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कान से, नाक से। तो जब कोई पर्वतारोही, बचपन में पढ़ा होगा कि जब कोई पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल का जो दाब है, जो वजन है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। और अगर उनकी संख्या कम होगी तो पर्वतारोही के ऊपर दबाव कम होगा। और पर्वतारोही के ऊपर दबाव कम होगा तो अंदर जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में ब्लड बाहर की ओर भाग रहा है, उसको यही वायुमंडल तो रोक के रखा हुआ था, तभी तो वो हमारे शरीर की धमनियों और सिराओं में भाग रहा था। अचानक से दबाव हट गया तो उसे जहां जगह मिलेगी वो वहां से ब्लड निकलना शुरू कर देगा। इसीलिए पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, अमूमन उनकी नाक से खून निकलना एक आम बात होती है। जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, वायुमंडल का दबाव बढ़ता जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारा बाबू एक ऐसे वायुमंडल में खड़ा है जिसकी वायु में जलवाष्प ज्यादा है। अगर जलवाष्प ज्यादा है और गैस कम है तो तुम कह सकते हो कि तुम आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में खड़े हो। और तुम्हारा दूसरा बाबू खड़ा है राजस्थान में, जहां जलवाष्प है ही नहीं। जलवाष्प के लिए जल का होना जरूरी है। राजस्थान सूखा है, तो वहां पर जो वायु होगी उसमें जलवाष्प कम होगी और अन्य गैसें ज्यादा होंगी। और गैसों के जो मॉलिक्यूल का वजन है वो जलवाष्प के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। इस लिहाज से राजस्थान का जो वायुमंडल होगा, जहां तुम्हारा बाबू खड़ा है, उस वायुमंडल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वजन महाराष्ट्र के वायुमंडल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा होगा। यानी जिस जलवाष्प में यानी जिस वायु में जलवाष्प ज्यादा होती है, उस वायु के द्वारा लगाया गया दाब ऐसी वायु जिसमें जलवाष्प कम है उससे हमेशा कम होगा। तो ये जो बाबू एक्स नाम का है, जो बाबू वाई नाम का है, इन दोनों में से किसको वायुमंडलीय दाब ज्यादा सहन करना पड़ेगा? तो जवाब है एक्स को। गलत। किसको ज्यादा सहन करना पड़ेगा? जवाब है वायु को, क्योंकि ये शुष्क है, इसका वजन ज्यादा है। इसको अपेक्षाकृत कम सहन करना पड़ेगा। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको कि वायुमंडलीय दाब किसको कम सहन करना पड़ेगा और किसको ज्यादा सहन करना पड़ेगा? ये बात समझ में आई है? ये बाद में आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर मैंने बाद में ये चीज समझाई कि मध्य प्रदेश में तापांतर क्यों कम हो रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं, और फिर अगर किसी ने कूं काए किया, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जिन गधों को ये लग रहा है कि अगर अभी इसको पढ़ने से कोई महत्व नहीं है, जो आगे पढ़ने वाले हो ना, उसका आधार है ये। माया कह रही सर जलवाष्प और गैस दोनों ही गैस फॉर्म में है, तो फिर उसका वजन ज्यादा क्यों है? आप ऐसे समझो बेटा, पारा और पानी दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा ज्यादा वजनदार होगा माया? पारा वो भी द्रव फॉर्म में होता है, पानी भी द्रव फॉर्म में होता है, कौन सा ज्यादा वजनदार होगा? क्यों? पारा क्यों वजनदार होगा बेटा?
क्योंकि किसी भी पदार्थ की जो संरचना है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, अणुओं से मिलकर बनती है। अणु अगर भारी है तो बनने वाला पदार्थ भारी होगा। तो जो गैस के अणु हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, उसके अणु जलवाष्प के अणु से ज्यादा भारी होते हैं। तो अगर एक आयतन में बराबर मात्रा में गैस और बराबर मात्रा में जलवाष्प ली जाए, तो जिस गैस को हम ले रहे हैं उसके सभी अणु जलवाष्प की अपेक्षा ज्यादा भारी हैं, हीलियम को छोड़कर। अब ऐसे बोलो कि सर हमें एकदम समझ में आ रहा है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये जीवन की अमूल संपत्ति है। ये जीवन भर किताबें पढ़ने से किसी को प्राप्त नहीं होगा। इसी संपत्ति को पढ़ने के लिए तुम मेरे पास आए हो। ये अगर 15 दिन मुझे किसी ने ध्यान से सुन लिया, 15 दिन ये बेसिक क्लास समझाऊंगा, एक बार अगर ध्यान से सुन लिया, जीवन में चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो या विश्व का भूगोल तो हटा ही दिया, किसी भी अदर एग्जाम में चले जाओ, यूपीएससी का एग्जाम दे दो, कभी तकलीफ नहीं होगी, है ना। पर गधों की संख्या ज्यादा है ना, थोड़ा सा भी लगा तुरंत सर हमसे नहीं हो पाएगा। चलो एक उदाहरण और समझो, माया ने बोला है तो और अच्छे समझाता हूं, देखो। देखो यहां मैं कह रहा हूं शुष्क वायुमंडल। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां जलवाष्प कम है, अदर गैसेस ज्यादा है। जब मैं अदर गैसेस बोलूंगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन इत्यादि। यहां बोल रहा हूं आर्द्र वायुमंडल। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जलवाष्प वायुमंडल में ज्यादा है और गैसेस कम है। तो जलवाष्प के लिए पानी का होना जरूरी है। इसका मतलब जहां पर आर्द्र वायुमंडल है उसके आसपास बहुत बड़ी जलराशि होगी, और जहां पर शुष्क वायुमंडल है उसके आसपास जलराशि का अभाव होगा। अब अगली कंडीशन में ये बना रहा हूं कि ये जो कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे तल समान है, यानी इसकी ऊंचाई ए पॉइंट की और इसकी ऊंचाई बी पॉइंट की ये बराबर है। यानी जो बाबू तुम्हारा है जिसको मैंने एक्स नाम दिया था, और बाबू जो इसको मैंने वाई नाम दिया था, जब ये आसमान की तरफ देखेगा तो इसके सर से और आसमान की ऊंचाई, मान लो जहां पर ये वायुमंडल मैंने लाइन खींची है ये 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। यहां पर भी, हाँ प्रदीप, क्लास लाइव चल रही, लगा है थोड़ी देर साहब। और ये बाई वाला भी देखता है तो ऊपर देखा, इसको भी 5 किलोमीटर की ऊंचाई दिख रही है। कुल मिला के जिस क्षेत्र में ये खड़ा है वहां पर भी वायुमंडल की ऊंचाई 5 किलोमीटर है, और जिस क्षेत्र में एक्स खड़ा है यहां पर भी वायुमंडल की ऊंचाई 5 किलोमीटर है। इसका मतलब है दोनों के लिए तल समान है।
पहले ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो बोलो सर ये एकदम पकड़ लिया हमने। बोलो लिखो उसमें पकड़ लिया, जिससे क्लियर रहे। तल समान होने का मतलब है कि जो दो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो आपने वायुमंडल डिजाइन किया है उसकी मोटाई दोनों लोहे की बराबर है। मोटाई में कोई फर्क नहीं है, मोटाई में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में शुष्क वाले को देखो तो मोटाई में तो कोई फर्क है नहीं। अब शुष्क के मॉलिक्यूल इसमें दिख रहे होंगे, आर्द्र के मॉलिक्यूल भी दिख रहे होंगे। जब मोटाई में फर्क नहीं है तो फिर वजन का फर्क देखना पड़ेगा कि ऐसा वायुमंडल जिसमें जलवाष्प कम है, दूसरी गैस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें वजन होगा। और ऐसा वायुमंडल जिसमें जलवाष्प ज्यादा है, दूसरी गैस कम है, इसका मतलब इसमें वजन कम होगा। तो अगर समान तल पर दो अलग अलग व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति अगर शुष्क वायुमंडल का हिस्सा है जैसे राजस्थान, और दूसरा व्यक्ति यदि आर्द्र वायुमंडल का हिस्सा है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात या समुद्र के तटीय राज्य, और दोनों का मैंने तल बराबर मान लिया है, तो जो एक्स नाम का व्यक्ति है जहां शुष्क वायुमंडल है, उसको ज्यादा वायुमंडलीय दाब फील करना पड़ेगा। और जहां पर यह व्यक्ति है आर्द्र वायुमंडल वाला, इसको इसकी अपेक्षा कम वायुमंडलीय दाब फील करना पड़ेगा। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि समान तल पर कम वायुमंडलीय दाब एक व्यक्ति फील कर रहा है और दूसरा ज्यादा फील कर रहा है, तो समझ जाना ज्यादा वाला शुष्क क्षेत्र में खड़ा है और कम वाला आर्द्र क्षेत्र में खड़ा है। उल्टा मत कर लेना, नहीं तुम इस हिसाब से लगाओ कि लकड़ी अगर गीली है तो भारी होती है, सूखी है तो हल्की होती है। और तुमसे कोई पूछे कि आर्द्र वायु भारी होगी कि हल्की होगी, तुम्हें लगा आर्द्र का मतलब गीला है और गीली चीज भारी होती है, तो तुरंत तुम एग्जाम में आर्द्र वायु को भारी बनाकर चले आओगे। लेकिन ज्योग्राफी में उल्टा है, आर्द्र वायु हल्की होगी और शुष्क वायु भारी होगी। शुष्क वायु भारी होगी। तो समान तल पर जो शुष्क जल वायुमंडल का क्षेत्र है उसको ज्यादा वायु दाब फील करना पड़ेगा, जो आर्द्र वाला है उसको कम वायु दाब फील करना पड़ेगा। अब आते हैं कंडीशन चेंज करते हैं। अब अगर मैं यहां पे तल को ऐसे बना देता हूं, तल को ऐसे बना देता हूं और यहां पे लाइन खींच दी मैंने, ये लो। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक व्यक्ति यहां खड़ा है x, एक व्यक्ति यहां खड़ा है y, एक व्यक्ति यहां खड़ा है z, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है a। यहां पे कंडीशन ये थी कि तल समान था, दोनों के लिए बराबर मोटाई थी। यहां ऐसी कंडीशन है क्या? जो ए नाम का व्यक्ति है वो है पहाड़ी इलाके में, और जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो है मैदानी इलाकों में, और मैंने वायुमंडल यहां पे रख दिया है। फिर फर्क नहीं पड़ता शुष्क है कि आर्द्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तल असमान है, समान नहीं है, तो उसको ज्यादा वायुमंडलीय दाब फील होगा जिसके पास मोटाई ज्यादा है, और उसको कम फील होगा जिसके पास मोटाई कम है। बात खत्म। अगर तल असमान है तो शुष्क और आर्द्र वायुमंडल का कोई रोल नहीं है। फिर तो मोटाई के हिसाब से वजन डालना। और तल अगर समान है, मोटाई भी समान है, फिर शुष्क और आर्द्र के हिसाब से वजन डालना। तो जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई मध्य प्रदेश के मैदानी भाग में खड़ा है, किसको वायुमंडलीय दाब ज्यादा फील होगा? मध्य प्रदेश वाले को। अगर मेरी बात समझ में आई तो बोलो सर एकदम पानी की तरह क्लियर है वायुमंडलीय दाब, कि वायुमंडल के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो हमारे ऊपर दाब डलता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है।
अब एक चीज और समझेंगे सब बच्चे, एक चीज और समझना है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लास चल रही है हमारी। देखो, मान लो ये पृथ्वी है हमारी, है ना, ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का ऐसे वायुमंडल है, ऐसे वायुमंडल क्या है, अब तो याद आ गया आप लोगों को। हाँ सर, वायुमंडल का मतलब है वायु का मंडल। वायुमंडल में धूल कण, गैस, जलवाष्प बैठ के गप्पे मार रही हैं, ऐसे मंडल को वायुमंडल कहते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया है पृथ्वी की सतह। यहां सूरज बाबा है, सन है। सूरज को ऐसे ध्यान रखना आप लोग, इसमें एक प्रोसेस होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो प्रोसेस होते हैं। संलयन होगा तो कार्य होगा, यानी जब जोड़ा जाएगा किसी को तो बिना कार्य के तो जुड़ेगा नहीं, और विखंडन होगा तब भी कार्य होगा। और भूगोल और साइंस में एक कॉमन परिभाषा है, भूगोल वाला भी ये बात को स्वीकार करता है और साइंस वाला भी ये स्वीकार करता है। चूंकि निर्माण या आविष्कार साइंस ने ही किया है, साइंस मानता है कि यदि कार्य है तो कार्य ही ऊष्मा है। वर्क इज इक्वल टू हीट। अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो साइंस वाला बोलेगा तुम ऊष्मा जनरेट कर रहे हो, क्योंकि कार्य ही ऊष्मा है। और अगर कहीं ऊष्मा है तो कार्य हुआ होगा। तो कार्य ही ऊष्मा है, तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऐसा माध्यम है जो ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हीट क्या है? हीट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार का मोड है विच हैज कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। रिमेंबर, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। इसको सिर्फ बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो अगर तुम्हें ऊष्मा समझ में नहीं आ रही कि ऊष्मा किसे कहते हैं, तो तुम इतना समझना कि ऊष्मा एक ऐसी कार है जिसमें ऊर्जा बैठ के जाती है। तो अगर तुम वर्तमान में या बाहर निकल के अब तुम कोई कार चलते हुए देखो, मोटरसाइकिल चलते हुए देखो, तो जो मोटरसाइकिल है उसको ऊष्मा समझ लेना, और जो उसको चला रहा है उसको ऊर्जा समझ लेना। तो मोटरसाइकिल उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, ऊष्मा भी यही करती है। पर ऊष्मा कैसे जन्म लेगी? वो कार्य करना पड़ेगा। यानी अगर मैंने कोई कार्य किया है तो इसका मतलब ऊष्मा आ चुकी है, और अगर ऊष्मा है तो वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। और ऊर्जा अगर जन्म हो गया, जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, हीट क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और अगर ऊर्जा आ गई तो ऊर्जा का एक ही काम है, कंपन कराना। किसमें कंपन कराना? पदार्थ के कणों में। अच्छा, तो कंपन क्या होगा? कंपन जितना ज्यादा तेज होगा उसी को तापमान कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? तापमान कहा जाएगा। माड़ साहब, हमें कुछ नहीं समझ में आया। एक गांव की भाषा में अगर उदाहरण देके समझा दो तो मजा आ जाएगा। अब भूगोल में जलवायु पढ़ रहे हो, उसमें तुरंत तुमको बोलूंगा कि संवेदनशील ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, यहां गर्म हो रहा है वहां ठंडा हो रहा है, काहे रट रहे हो? आओ समझ लेते हैं, है ना।
अगर इसमें से किसी को सुस्सू लगी है कि नहीं मार साहब बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाओ, तो सुस्सू करके आओ, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि रट के तो ज्योग्राफी पास ना हो रही। चलो देखते हैं। ये मान लो कार है, ठीक है, इसे एक ड्राइवर चला रहा है, कार की दिशा इधर की ओर है, तो ये ड्राइवर है। चलो ड्राइवर की जगह लिख देता हूं, ये डीएसपी है, तुम लोग डीएसपी बन गए हो। डीएसपी कहां जाएगा तुम बताओ? डीएसपी जाएगा थाने, थाना। अच्छा थाने में कौन मिलेंगे? थाने में मिलेंगे कांस्टेबल, एसआई, टीआई, सब तुम्हें सलूट मारेंगे, एक बार बन जाओ। तो ये है मान लो, ये है मान लो पुलिस, पुलिस का स्टाफ है ये। चार चीजें हो गई। पहली चीज क्या है? कार। कार का मतलब है ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा किसको ले जा रही है, यानी कार किसको ले जा रही है? डीएसपी को, तो ये है ऊर्जा। ओके, डीएसपी कहां जा रहा है? थाना, तो थाना मान लो पदार्थ। अच्छा, और डीएसपी को देखकर कौन घबरा जाएगा? पुलिस वाले जितने होंगे, कांस्टेबल, कांस्टेबल, डीएसपी साहब आ गए, डीएसपी साहब आ गए, तो ये है कड़। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीएसपी को देख के पूरे थाने में खलबली मच सकती है? हाँ, क्यों नहीं, डीएसपी साहब आ गए, कपड़े सही करो, टोपी सही करो। तो ऊर्जा जैसे ही पदार्थ से संपर्क में आती है, थाने के संपर्क में आती है, वैसे ही पदार्थ के सभी कण कंपन करने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। सिंघम साहब आ गए, सिंघम साहब आ गए, सिंघम साहब आ गए, सब थर थर कांप रहे हैं। यानी ऊर्जा को देख के कण कांपेगा ही कांपेगा। अच्छा एक बात और, डीएसपी साहब अगर गुस्से में थाने में घुसते हैं, भयंकर गुस्से में कि गड़बड़ी हो गई, तुम लोगों ने क्या किया, तो थाना और तेज कांपेगा। यानी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, डीएसपी साहब जितने ज्यादा गुस्सा होंगे, थाने के सभी पुलिस वाले उतनी तेज कांपेंगे। तो भूगोल की भाषा में यह कह रहा हूं कि यदि किसी पदार्थ में ज्यादा ऊर्जा डाल दूं तो उस पदार्थ के कण उतनी तेज कंपन करेंगे। और मैं तुमको यह बता रहा हूं कि कणों के कंपन को ही तापमान कहा जाता है। तापमान और कुछ नहीं है, किसी पदार्थ को छूने से जो तुमको गर्मी महसूस होती है, वो गर्मी ही तापमान है। तापमान महसूस किया जा सकता है, ऊष्मा नहीं। तो जो तुम गर्मी महसूस कर रहे हो, वो गर्मी इसलिए है क्योंकि जिस पदार्थ को तुमने टच किया है उसके कणों में कंपन हो रहा है, उसके कणों में कंपन हो रहा है। तो कुल मिला के कोई पदार्थ तब गर्म होता है जब उसके कणों में कंपन हो, और किसी पदार्थ के कणों में कंपन तब होता है जब उसको ऊर्जा मिले, और ऊर्जा तब मिलती है जब ऊष्मा उसको लेके जाए, और ऊष्मा तब जन्म लेती है जब कार्य हो। तो अगर कहीं कार्य हो रहा है तो समझ जाना कि गर्मी उत्पन्न होगी, क्योंकि गर्मी ही तापमान है। तो मैं कह सकता हूं कार्य ही तापमान है। और यकीन नहीं है तो तुम बाबू की गली में जाना किसी दिन, तुम लोग साले भैरव बाबा बन के मंडराते हो ना, सोचो तुम बाबू की गली में गए और बाबू की गली में बाबू ना मिला, बाबू के बाबा मिल गए, पापा जी। और बाबू के पापा ने तुम्हें देखते ही तुम्हारे गाल पर एक कार्य किया, खींच के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारना कार्य हुआ, कार्य ही ऊष्मा है। ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने का माध्यम है। तो वो जो थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ा ना, उसने तुम्हारे गाल के जितने कण हैं, हमारा स्किन भी तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसमें भयंकर वाला कार्य आ गया, भयंकर वाली ऊर्जा आ गई। देखते ही देखते उतना गाल हमारा गर्म हो गया और काफी देर तक हमें गर्मी महसूस हुई। जब तक गर्मी महसूस हुई तब तक बाबू की याद नहीं आई। गाल की गर्मी ठंडी, बाबू की याद स्टार्ट।
आप मेरी बात को समझ रहे हो कि दुनिया में जितना तापमान है वो सब कार्य पर निर्भर है। अगर कोई कार्य करना बंद कर दे तो तापमान शून्य हो जाएगा। तुम कभी किसी मृत व्यक्ति को देखना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है 24 घंटे या 48 घंटे के बाद उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि मरने का मतलब है ना उसका लीवर फंक्शन कर रहा है, ना उसका हृदय फंक्शन कर रहा है, ना उसकी किडनियां कार्य कर रही हैं, ना वहां रक्त बह रहा है उसके शरीर में, सब कुछ बंद हो गया है, यानी कार्य शून्य हो गया है उस व्यक्ति के शरीर में। और जब कहीं कार्य शून्य हो जाए तो ऊष्मा है ही नहीं। अच्छा, जब ऊष्मा ही नहीं होगी तो ऊर्जा को लेके कौन जाएगा? और जब ऊर्जा ही नहीं है तो फिर उसके शरीर में मॉलिक्यूल कंपन करेंगे नहीं, और जब मॉलिक्यूल में कंपन ही नहीं है तो तापमान कहां से जनरेट हो जाएगा? तो अगर कहे कोई कि तापमान क्या है, तो एवरेज वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, तापमान तो नेगेटिव भी होता है सर, -0 भी तापमान कहा जाता है, -2 भी तापमान कहा जा सकता है। तो मैं कह तो रहा हूं कि वाइब्रेशन जितना माइनस हो जाएगा, जितना शून्य होगा वही तापमान होगा। वाइब्रेशन ज्यादा तो तापमान गर्म, वाइब्रेशन कम तो तापमान ठंडा। बोलो कि सर एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है कि सर अब मुझे ऊष्मा ऊर्जा इनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर समझ गए हो तो फिर आ जाओ, है ना। ये 4 शब्द हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, पदार्थ, कण और कणों का कंपन, तापमान। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कार्य जितना ज्यादा तीव्र गति से, तापमान उतना ज्यादा। मैं आजकल के छर्रों को देखता हूं, मोटरसाइकिल नई नई मिल गई है, पता नहीं कैसी कैसी डिजाइन की, और मुझे तो ये लगता है कि सरकार शायद रोडों पे गड्ढे इसलिए छोड़ रही है जिससे कि आप जैसे बच्चे सड़क पर स्टंट ना करें। नहीं तो सरकार रोड पे गड्ढे छोड़े ही ना, क्योंकि ब्रेकर बनवाने में सरकार का पैसा खर्च हो सकता है, इसीलिए रोडों में गड्ढे छोड़े गए हैं जिससे कि आप बाइक आराम से चलाओ। ये सरकार का एक उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो नए नए लड़के गाड़ियां चला रहे हैं, इधर उधर गाड़ियां लहराते हैं, कोई देखता हूं मैं 80 की स्पीड से, कोई 100 की स्पीड से, यहां पे कॉन्सेप्ट लगाना कि अगर 3 बच्चे मोटरसाइकिल चलाकर कोचिंग आते हैं, एक का नाम ए जो 20 की स्पीड से गाड़ी चला के लाया, एक का नाम बी जो 40 की स्पीड से गाड़ी चला के लाया, और एक का नाम सी जो 80 की स्पीड से गाड़ी चला के लाया। 80 की स्पीड से गाड़ी चलाने का मतलब है इसके इंजन ने ज्यादा कार्य किया है, 40 का मतलब है 80 से कम कार्य किया है लेकिन 20 से ज्यादा, और 20 का मतलब है इसके मोटरसाइकिल के इंजन ने बहुत धीरे धीरे कार्य किया है। अगर 20 की स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका इंजन बहुत स्लोली स्लोली काम करेगा, और अगर इंजन स्लोली स्लोली काम करेगा तो उसमें ऊष्मा भी स्लोली स्लोली आएगी, ऊर्जा भी कम होगी, कणों में कंपन भी कम होगा, तो उसका साइलेंसर उतना गर्म नहीं होगा। कोई गाड़ी अगर 20-25 की स्पीड से आती है, उसके साइलेंसर से अगर तुम्हारा पैर लग जाता है तो शायद उतने ना जलो। लेकिन सोचो कोई एक मोटरसाइकिल जो 80-90 की स्पीड से आई है कहीं ट्रेवल करके और खड़ी हुई है, और तुम उसके साइलेंसर से चिपक जाओ तो उतनी खाल निकाल लेगी। इससे क्या समझ में आया कि तापमान डिपेंड करता है कि सामने वाले ने कितना तीव्रता से कार्य किया है। ऐसे ही भूगोल में सूरज जो है वो सर्दियों में कम काम करता है और गर्मियों में ज्यादा काम करता है। वो कैसे काम करता है, अब आइए उसको देखते हैं। निष्कर्ष निकला कि कार्य ज्यादा करोगे तो तापमान ज्यादा होगा, कार्य कम करोगे तापमान कम होगा, कार्य बिल्कुल नहीं करोगे ठंडे पड़ जाओगे। अब हम बात करते हैं सूरज की। तो हमारे सूरज में एक नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय संलयन का मतलब 2 अणु आपस में परमाणु मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं। देखो, मिलोगे तो कार्य है, बिछड़ोगे तो कार्य है। समझ में आ रहा है ना। बाबू मिल गया कार्य है, बाबू बिछड़ गया कार्य है। मिलने पे भी कार्य होते हैं, बिछड़ोगे तो रोगे उस पे भी कार्य होते हैं। तो जीवन का नियम है, कार्य चलता रहता है, मिलो तो कार्य, बिछड़ो तो कार्य। तो सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं तो कार्य हो रहा होगा। इस प्रोसेस को संलयन कहते हैं।
जहां नाभिकीय रिएक्टर जिनमें ऊर्जा बनती है उसमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं तो कार्य हो रहा होगा, और कार्य है तो ऊष्मा है। कुल मिला के खेल कार्य का है। तो हमारे सूरज के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं। मैं इसको सरल भाषा में समझाने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करता हूं। डेल्टा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, देखो मैं मानता हूं डेल्टा हाइड्रोजन प्लस डेल्टा हाइड्रोजन, मैंने 2 डेल्टा का इनपुट दिया हाइड्रोजन का, एक्चुअली 4 का देना पड़ता है, बंद 4 का होता है ना, इसका समझाने के लिए 2 का दिया मैंने। तो डेल्टा हाइड्रोजन प्लस डेल्टा हाइड्रोजन 2 मैंने इनपुट दिए, बन के क्या निकला, डेल्टा हीलियम। इनपुट मैंने कितने डेल्टा दिए, 2, आउटपुट कितने डेल्टा का निकला, 1। तो 1 डेल्टा कहां चला गया, 1 डेल्टा बन गया ऊर्जा, एनर्जी का रूप ले लिया। इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से अतिरिक्त संचय के रूप में ऊर्जा जरूर निकलती है। तो 2 चीजों के मिलने से जो तीसरा बन रहा है इसके साथ ऊर्जा का निष्कासन भी होगा, और जो ये ऊर्जा है इसकी विशेषता है कि ये तरंग के रूप में निकलती है, और तरंग की विशेषता है कि यह आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के रूप में चलती है। ये तो बचपन में पढ़ा होगा, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। कमाल की बात है कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह व्यवहार करते हैं। अगर आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य छोटा हो जाएगा, और अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। मुझे तरंग दैर्घ्य से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल रिमोट सेंसिंग में काम पड़ेगा इसका मुझे। जब मैं ऊर्जा में तरंग बोलूं तो मुझे केवल आवृत्ति से मतलब है, और जब मैं बोलूं आवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब तुम समझना भेदन क्षमता, बात खत्म, शब्दों पे ध्यान दो। भूगोल में जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में आएगी। तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का मिश्रण होता है। तरंग दैर्घ्य से मुझे अभी कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ आवृत्ति से मतलब है। और जब मैं आवृत्ति बोलूं तो उसमें भी तुम कुछ मत समझो। आवृत्ति का मतलब भेदन क्षमता, मतलब किसी को चीर के निकल जाए। मैं चाकू तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूं, भेद दिया, तो चाकू की भेदन क्षमता ज्यादा है। और मैंने चाकू तुम्हारे पेट में घुसेड़ा, किसी हड्डी में अड़ गया, आर पार नहीं हो पाया, तो मैं कहूंगा चाकू की भेदन क्षमता कम है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि चाकू की आवृत्ति कम थी, बात खत्म। आवृत्ति कम होने का मतलब मेरे लिए भूगोल की भाषा में भेदन क्षमता है। अब सूर्य से आने वाली अगर किसी ऊर्जा की आवृत्ति ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी। रास्ते में बादल फादल पड़ेंगे, चीर के निकल जाएगी आगे। और जिसकी आवृत्ति कम है उसकी भेदन क्षमता कम होगी। बादल फादल अगर टकराएंगे तो चीर के नहीं निकल पाएगी। कॉन्सेप्ट ये है। तो सर आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है? सीधी सी बात है, अगर कोई 2 पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है, ऐसी ऊर्जा की आवृत्ति हमेशा ज्यादा होती है। तो क्या ऐसा सूरज के साथ हो पा रहा है? हाँ, हो रहा है। सूरज में क्या हो रहा है? डेल्टा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और साथ में ऊर्जा निकल रही है। जब कोई 2 पदार्थ मिलकर किसी तीसरे का निर्माण कर दें और फिर उससे जो ऊर्जा निकले उसकी आवृत्ति भयंकर होगी, इतनी भयंकर कि सामने कोई भी आए चीर देगा। तो क्या सूरज से निकलने वाली ऊर्जा की आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए? जवाब है हाँ, होनी चाहिए। तो क्या उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको चीर देगा? जवाब है चीर देगा। तो सर सूरज की ऊर्जा की आवृत्ति ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि 2 पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। सर 2 पदार्थ आपस में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि संलयन हो रहा है। तो इसका मतलब जहां संलयन हो, जहां विखंडन हो, उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयंकर होती है उसकी आवृत्ति कि कोई भी हो छन्नी करके निकल जाएगा। इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर जब विस्फोट होते हैं, आपने सुना हो कि वो नाभिकीय रिएक्टर जापान का फुकुशिमा फट गया, इतने हजार लोगों की मृत्यु हुई।
क्यों? क्योंकि उस नाभिकीय रिएक्टर में भी कार्य चल रहा था, बस वहां पे अंतर यह था, सूर्य में जहां जुड़ रहे हैं वहीं नाभिकीय रिएक्टर में अलग हो रहे होते हैं। और अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक पदार्थ से दो पदार्थ बन रहे हैं तो भी ऊर्जा निकलेगी, उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। और दो पदार्थ से एक बने तो भी ऊर्जा निकलेगी, उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो जब वो कोई नाभिकीय रिएक्टर फटता है और उसकी जो ऊर्जा उसमें अंदर भरी हुई थी, उसकी आवृत्ति तुम सोचो कितनी होगी। इतनी भयंकर उसकी आवृत्ति होती है कि अंदर का जो कोर होता है नाभिकीय रिएक्टर का, वो 14 फीट मोटे कंक्रीट में पैक होता है कि कंक्रीट की दीवार को ना भेद जाए। और उस कंक्रीट की दीवार में स्टील और प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है जिससे कि उसको पार ना कर पाए। सोचो अगर वो 14 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार फटती है तो उसका जो रेडिएशन है वो आदमी के शरीर को कैसे छन्नी कर सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि ऊर्जा में अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तुम्हारी मौत निश्चित है, ऊर्जा में अगर आवृत्ति कम है तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम नुकसान में आओगे। तो ऊर्जा में आवृत्ति ज्यादा कब होती है? जब ऊर्जा ज्यादा हो। ऊर्जा ज्यादा कब होती है? जब ऊष्मा ज्यादा हो। ऊष्मा ज्यादा कब होती है? जब कार्य ज्यादा हो। तो इसीलिए जब बच्चा कोई 20 की स्पीड से चल रहा है तो उसने कार्य कम किया है, एक बच्चा 80 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है, कार्य ज्यादा किया है, दोनों का एक्सीडेंट हो तो किसकी आवृत्ति किसको चीर देगा? 80 वाले की मौत पहले होगी, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा है, कार्य ज्यादा कर दिया उसने, स्पीड ज्यादा चला दी। क्यों रे, तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? मेरे को लग रहा है मैं समझ रहा हूं। तो आ जाओ, अब देखो, देखो यहां पे ये सूरज है, ये सूरज है, नाभिकीय संलयन हुआ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला, हीलियम बना, और साथ में क्या निकली? ऊर्जा। सूरज से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब शॉर्ट होती है, इसीलिए सूरज से आने वाली ऊर्जा को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, SWAR। इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को भूगोलवेत्ता इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि विश्व भूगोल हमारे सिलेबस में अब है नहीं है तो ये ट्रू मार्कर्स में कभी नहीं आएगा कि इंसोलेशन क्या होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। IN का मतलब इनकमिंग, SOL का मतलब सोलर, बाकी का मतलब रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं सूर्य ताप। इसको सूर्यातप भी कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी में सूर्यताप भी मिलता है कई किताबों में, कई सूर्यतप भी मिलता है। तो चाहे सूर्यतप हो या इंसोलेशन हो, मेरी नजर में तो ये ऊर्जा है। चूंकि इसकी आवृत्ति कम है इसीलिए मैंने इसको कहा शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जब भी बोलूं तो समझ जाना कि भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है साहब, इसको कोई माइकला रोक नहीं पाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है भेदन क्षमता कम होती जाती है। तो सूर्य के पास जो भेदन क्षमता वाली ऊर्जा होती है उसको कहते हैं कॉस्मिक वेव्स, फिर होती है गामा वेव्स, फिर होती है एक्स वेव, इस प्रकार से फिर होती है यूवी वेव। ये यूवी जो रेडिएशन है इन्हीं को तो ओजोन रोकता है। अगर ये ओजोन के द्वारा ना रोकी जाए यूवी तो हम सबको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि यूवी रे जब हमारी त्वचा से टकराती है तो कोशिकाओं में द्वि विभाजन करना शुरू कर देती है और कोशिका के द्वि विभाजन को ही कैंसर कहा जाता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, यानी कि सूर्य से दूरी बढ़ने पर सूर्य की जो ऊर्जा है यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसकी भेदन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है और पहली बार हमारे वायुमंडल से टकराएगा, पर सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है आवृत्ति कम होगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तरंग दैर्घ्य बढ़ने का मतलब है भेदन क्षमता कम हो जाएगी। और जब सोच कर देखो कि अगर कोई हथियार नुकीला नहीं है और तुमने कहीं उसको मारा, जैसे फावड़ा है, आप देखो फावड़े को कभी कभी जमीन पर मारते हैं, जमीन अगर सूखी है तो फावड़ा वापस हो जाता है, बैक बाउंस हो जाता है। ऐसे ही जब शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे वायुमंडल से टकराती है तो वायुमंडल से टकराने के बाद कभी कभी ये वायुमंडल से उसी रूप में वापस हो जाती है। किस रूप में आई थी? शॉर्ट वेव रेडिएशन में। टकरा के किस रूप में वापस चली गई? शॉर्ट वेव रेडिएशन में।
तो जब सूर्य से आने वाली ऊर्जा शॉर्ट वेव रेडिएशन से आए, टकराने के बाद शॉर्ट वेव रेडिएशन से ही वापस चली जाए, तो जो ऊर्जा वापस जा रही है इसको एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो का मतलब है परावर्तन। एल्बिडो का क्या मतलब होता है? परावर्तन। तो जब मैं बोलूंगा एल्बिडो हो रहा है, इसका मतलब परावर्तन हो रहा है। इस पे मैं कल बात करूंगा, एल्बिडो अभी फिलहाल लिखा रहने दो। अभी मैं इतना बता सकता हूं कि भारत का पूरी दुनिया का जो एल्बिडो है वो 35% है। इसका मतलब ये है कि सूर्य अगर हमको 100% शॉर्ट वेव रेडिएशन भेजता है तो उसमें से 35% हमारी पृथ्वी पर आता ही नहीं है, ऊपर के वायुमंडल से ही अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। तो रिमेनिंग कितने परसेंट बचा है जो हमारे पास आ रहा है? तो जवाब है 65%। अब ये जो 65% आ रहा है, आने दो इसको, 65% को कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। और आकर ये कहाँ टकराएगा तुम मुझे बताओ? ये जमीन पे टकराएगा। जमीन पे टकरा रहा है, ये एक्चुअली है क्या? ये ऊर्जा है। जमीन पे टकरा के ये जमीन पर क्या करेगी? कंपन करेगी। किस में? जमीन के कणों में। तो हमारी सतह गर्म होगी कि ठंडी होगी? गर्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये गर्म हो रही है तो गर्म होने के बाद इससे भी ऊर्जा बाहर निकलेगी, क्योंकि ये भी कार्य कर रही है। और पृथ्वी से जो ऊर्जा अंतरिक्ष की तरफ जाती है इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन को हिंदी में पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ जाती है और सूरज से आने वाली रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसकी भेदन क्षमता कम होती है। ये बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना। शॉर्ट वेव रेडिएशन की भेदन क्षमता ज्यादा होती है। तो अगर मैं यहां बादल बना दूं तो ये बादल किसके द्वारा नहीं, ये बादल किसको नहीं रोकेंगे? सीधी सी बात है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। क्यों? भेदन क्षमता ज्यादा है। लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोक लेंगे। क्यों? भेदन क्षमता कम है। तो अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछे हमारे वायुमंडल की जो गर्मी है वो सूरज की वजह से है या पृथ्वी की वजह से है? जवाब है पृथ्वी से निकलने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से। क्योंकि यही लॉन्ग वेव रेडिएशन जब ऊपर जाता है तो उसे हमारी वायुमंडल की गैसें रोक लेती हैं। चूंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन भी ऊर्जा है और जो ऊर्जा को रोकेगा उसके कणों में कंपन होगा। तो वायुमंडल की सभी गैसों के कणों में कंपन होता है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वायुमंडल अगर बुद्ध भगवान के नियम का पालन नहीं करेगा, मध्यम मार्ग, किसी भी चीज का ज्यादा उपभोग कर लोगे नुकसान होगा। तो जो वायुमंडल की हमारी गैसें हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ज्यादा देर तक रोक लेती हैं। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन तो ऊर्जा है, ज्यादा देर रोकोगे तो वायुमंडल की गैस में ज्यादा कंपन होगा कणों में, तो वायुमंडल उतना ज्यादा गर्म होगा। और वायुमंडल हमारी क्षमता से ज्यादा गर्म हो जाए उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ना कि शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब ग्लोबल वार्मिंग में जलवाष्प कैसे भूमिका निभाता है, मीथेन कैसे भूमिका निभा रहा है, CO2 कैसे भूमिका निभा रहा है, ये अगले एपिसोड में आपको समझाएंगे। फिलहाल मुझे बताइए, क्या आपको ऊर्जा, ऊष्मा, तापमान, एल्बिडो, नाभिकीय संलयन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये शब्द क्लियर हैं? क्योंकि इन शब्दों को मैं पुनः नहीं समझाऊंगा आगे जाकर। जब मैं आपको भारत की जलवायु पढ़ाऊंगा तो इन शब्दों का प्रयोग निश्चित होगा। आंसर राइटिंग में भी ये शब्द आएंगे। कूकाएं मत करना, अगर प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। सर सन अगर दूर जाता है तो तापमान कम, जिसे भेदन चुकता कम, भेदन क्षमता कम। हाँ बिल्कुल सही, भेदन क्षमता कम। तो हम कल क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, है ना। हाँ। लगातार अगर ये क्लास 15-20 दिन सुन लोगे लगातार, तो भूगोल में जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु में दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ गधे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि नहीं बस सीधे मानसून की क्लास में बैठ के दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून जो भी होगा उसकी शाखाओं को पढ़ेंगे। यकीन मानो जीवन नरक बना दूंगा ज्योग्राफी में, क्योंकि तुम इस उम्मीद से बैठे हो कि मैं दक्षिण पश्चिम मानसून में
तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाला हूं। मैं बोलूंगा कि यहां से हवा चल रही है, क्यों चल रही है वो समझा रहा हूं मैं अभी। एलनीनो क्या होता है ये सब किताबों में लिखा है, क्यों हो रहा है ये समझो मुझसे। इसीलिए 10 दिन लाइव क्लास में गैप नहीं करना है। जो जॉब में है वो अच्छी बात है, रिकॉर्डेड देख लो, है ना। 10 दिन का है, फिर उसके बाद हल्के फुल्के टॉपिक शुरू होंगे, कोई लोड नहीं, आराम करो।